इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 5 जो है उसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यूनिट 5 जब हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो हम पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज टेलनेट पूछा गया है या फिर कंप्रेशन पूछा गया। कंप्रेशन इस यूनिट का नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एसएनएमपी के बारे में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफटीपी एंड एचटीटीपी, फिर से क्रिप्टोग्राफी और आरएसए एल्गोरिथम विद एग्जांपल, ये भी एक क्वेश्चन आया है। और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, also assign the steps used in RSA algorithm demonstrate the transmission of character F, जो कि ASCII के अंदर पूछा गया। ठीक है, फिर DNS डोमेन नेम सिस्टम और SNMP प्रोटोकॉल्स एंड वर्किंग सिनेरियो को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ना है, जिसका ये सिलेबस यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा सिलेबस। और फिर हमें डेटा कंप्रेशन, क्रिप्टोग्राफी और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझना है। देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ समझने वाली बात है ना, कि जैसे हमने बेसिक चीज़ क्या पढ़ा था, हमने बेसिक चीज़ ये पढ़ा था कि हमारे पास जो अलग अलग लेयर्स हैं OSI मॉडल के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था एप्लीकेशन से लेकर के हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल लेयर तक। तो हर एक लेयर के अपने कुछ काम थे। जैसे बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स थे। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्शंस जो वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हीं एक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं इस अलग अलग यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट 5 जो है ना, उसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यही इस यूनिट का एक्चुअल और मेन एम है हमारा, कि हमें अलग अलग जो भी लेयर्स हैं उनकी ओवरऑल, हम बेसिकली इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाना है। और इस यूनिट के अंदर हम लोग एप्लीकेशन लेयर के बारे में डेप्थ के अंदर अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो वहीं लिखा गया द टॉप ऑफ स्टैक एप्लीकेशन लेयर बेसिक्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने बताया ना कि ये टॉप मोस्ट लेयर होता है। OSI और TCP/IP मॉडल बताया ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन एप्लीकेशन के अंदर बन जाते हैं। यूनिट 1 के अंदर हमने कवर किया था। ये TCP/IP हो गया और ये हो गया अपने पास OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो एप्लीकेशन लेयर हमारे पास जब है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, फाइल ट्रांसफर है, ईमेल सर्विसेज है, रिमोट लॉगिन टेलनेट है। ठीक है, फिर वेब एक्सेस है, डायरेक्टरी सर्विसेज भी इसके अंदर आता है, नेम रिजोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं। तो पूछता है एप्लीकेशन लेयर एंड लिस्ट 3 ऑफ इट्स कोर प्रोटोकॉल। तो तुम फाइल ट्रांसफर लिख सकते हो, ईमेल सर्विस लिख सकते हो, रिमोट लॉगिन, वेब एक्सेस, HTTP लिख सकते हो। HTTP इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। मैंने जैसे बताया ना कि एक यूजर है, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है, यूजर से कनेक्ट होना चाहता है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या प्रोवाइड करता है, उसको सिंपली बताया था मैंने यूनिट 1 के अंदर, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर का ये मेन पर्पज होता है कि यूजर अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करना, इंटरफेस। इस चीज़ को याद रखना कि उसका मेन एम होता है इंटरफेस प्रोवाइड करना, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज की तरफ। हमने ये समझ लिया कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर, या कि हमने ये समझ लिया कि बेसिकली एप्लीकेशन लेयर क्या होते हैं और उसके मेन प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कौन होते हैं। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया है 2 मार्क्स के अंदर, तो वो तुम आसानी से देख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा द DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट फोन बुक। तो देखो, इसको मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ। क्या होता है ना कि अगर तुम, जैसे मान लो तुम लिखते हो, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। google.com तुम लिखते हो, तो मान लो तुम्हें एक इसका IP एड्रेस है। ये लोग तो अपना IP एड्रेस फिक्स करके रखे हैं, मान लेते हैं जैसे 198.162.7.7, ये हमने लिख लिया, ये IP वर्जन 4 के अंदर है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से गूगल के कंप्यूटर, यानी कि सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, तो तुम्हें IP यूज करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि तुम IP को, हम हर एक IP को याद रखो। भाई तुम गूगल यूज कर रहे हो, तो तुम्हें गूगल का याद रखना पड़ेगा। यूट्यूब यूज कर रहे हो तो तुम्हें यूट्यूब का IP याद रखना पड़ेगा। मान लेते हैं जीमेल यूज करते हो, तो तुम्हें जीमेल का बेसिकली IP एड्रेस यूज करना पड़ेगा, डेटा लिंक लेयर पर जो पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या ना, तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट है, जैसे मैं तो इसका डिजाइन बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है। अब तुम कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हो ना, कि तुम जैसे मान लो कि हमारे पास नाम है, जैसे मान लेते हैं एक शास्त्री नाम है। ठीक है, एक हमारे पास नाम है कोमल, एक हमारे पास नाम है रमन, एक हमारे पास नाम है श्रेष्ठ। ठीक है, तो तुम क्या करते हो कि नाम सेव नहीं करते हो, तुम क्या करते हो, केवल नंबर सेव करके रखते हो। जैसे इसका शास्त्री का नंबर हो गया +9, कुछ आगे लिखा हुआ है। कमल का नंबर भी +9 करके कुछ लिखा हुआ है। इसका भी +91 करके कुछ लिखा हुआ है। अब हुआ क्या कि मान लो इसका भी +91 लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आया ना, कि इसको मिटा लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है 9431821834 5 कुछ करके लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 943182 1, और यहाँ पर बस कुछ बदल गया है।
अगर तुम इस तरीके से डायरेक्ट सेव करके रखोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें तो पहले नंबर की प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम्हें सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। दूसरे नंबर की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अगर सेम होंगे ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोले तो हेक्टिक हो जाएगा। तुम्हें कॉल करना होगा रमन को, बात करने के लिए बोलोगे कि रमन से को कॉल करना होगा और तुम कॉल कर दोगे श्रेष्ठ को। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्यूमरेशन का यूज करते हैं। इन्यूमरेशन मतलब पता है ना, तुम्हें पढ़ा होगा उसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर। तो इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास जो नंबर्स तुमने लिख रखे हैं, जैसे नंबर्स लिख रखे हैं उनको तुम नेम असाइन कर दो, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेशन। और इसी चीज़ को हम यूज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जैसे तुम लिखते हो ना www.mata.com, google.com, तो इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और एक होता है www.google.com, इसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। बस मैं थोड़ा सा डिटेल तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, में बहुत मजा आएगा। पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो होती है ना, उनको सर्वर्स जो होती हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, डीएनएस सर्वर्स, और इसको ही ये अंडरस्टैंड करती हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि तुम इस तरीके से भी लिखोगे ना www.google.com, लास्ट में डॉट लिखोगे तो ये वाला ज़्यादा बेटर होता है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ना पार्शली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अच्छी बात लगी कि नहीं लगी? अच्छी बात लगी ना? तो ये होता है इसके अंदर। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कन्वर्ट्स डोमेन नेम www.google.com इनटू आईपी एड्रेस, ह्यूमंस रिमेंबर नेम, कंप्यूटर्स रूट वाया आईपी। सबसे पहले तुम्हारे पास रूट सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जैसे इसके अंदर आता है .com, .org, .in लिखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग सर्वर्स होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर। मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे समझो जैसे देखो किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके अंदर जानते हो एक रूट सर्वर होता है, सबसे पहले रूट, भाई इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तुम्हारे पास एक रूट सर्वर होता है सबसे पहले, ठीक है, रूट सर्वर। उसके बाद क्या होते हैं अलग अलग, जैसे .com होते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ AKTU, ठीक है, तो AKTU हो जाएगा इसके अंदर। फिर ऐसे तो तुम ऐसे चलने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ऐसे चलने का, और एक लास्ट में आता है www, यानी तुम ऐसे नीचे से पढ़ते हो, www नीचे से पढ़ा तुमने, और AKTU तुमने पढ़ा, फिर .com पढ़ा, और ये डॉट हो गया, ये रूट सर्वर हो गया। तो तुम ऐसे चल रहे हो, तो ठीक है, मतलब ये बॉटम अप अप्रोच की तरह काम कर रहा है कंपाइलर डिजाइन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या होता है यहाँ पर, तुम ऐसे चलते हो तो मतलब कहने का तरीका क्या है कि तुम डोमेन नेम सिस्टम, तुम जैसे नाम लिख रहे हो ना, तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तुम्हें रूट सर्वर सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद .com, ये सब इनको हम लोग बोलते हैं .com, .org अलग अलग होते हैं, जैसे .org, .in ये अलग अलग लेवल पर होंगे। एक इसके अंदर अरपा भी आता है, वो हाईली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। उसके बाद तुम इसके नीचे लिखते हो, जैसे मान लो तुमने लिख दिया AKTU इसके अंदर, फिर उसके अंदर तुम लिख सकते हो, ऐसे लिखा नहीं देखते हो, स्लैश एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के रिलेटेड ये लिखते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को हम लोग इसे नीचे जा सकते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग एक्सेस ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि डोमेन नेम सिस्टम को लिखने का एक फिक्स्ड अप्रोच होता है। सबसे पहले हमें रूट सर्वर सबसे ऊपर लिखना पड़ता है, जो कि नॉन ऑथोरिटेटिव होता है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि ये बेसिकली दूसरे से लिंक करेगा तुमको। और ये सर्वर दो तरीके के होते हैं, ऑथोरिटेटिव और नॉन ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके पास डेटाबेस होता है, जिसके बेसिस पर वो तुम्हें एक्चुअल एक्सेस प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन ऑथोरिटेटिव होते हैं उनके पास नहीं एक्सेस होता है। ऐसे समझो ना, एक तुम्हारे पास जैसे समझो कि एक होटल है तुम्हारे पास, ठीक है, होटल है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ वगैरह हैं। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक होटल है, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, एक होते नहीं है जो बाहर बाहर खड़े होते हैं, जिनका काम होता है कि कोई अगर आया, जैसे कोई अगर आया, जब मान लेते हैं कोई अगर यहाँ पर आया, ठीक है, ये पूछेंगे कि भाई होटल में रूम खाली है या नहीं है, तो बोलते हैं कि हाँ खाली है। तो ये बस रूम दिखा सकते हैं, बाकी इनको कुछ एक्सेस नहीं होता है। जो मालिक होता है वो अंदर यहाँ पर बैठ के एसी के अंदर मजे ले रहा होता है, ये धूप में सिक रहे होते हैं। तो ये नॉन ऑथोरिटेटिव होते हैं। और ऑथोरिटेटिव क्या होता है, जो एक्चुअल अथॉरिटी जिसको मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटेटिव। से समझ रहे हो, अथॉरिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं तुम्हें हर कुछ दे सकता हूँ, रूम के बारे में भाड़ा बता सकता हूँ, रूम का पैसा कितना लगेगा, कौन सा रूम तुम्हें मिलेगा, कौन सा रूम खाली है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जो ये नॉन अथॉरिटेटिव होता है, ये बस तुम्हें बता सकता है क्या रूम खाली है, बोलेगा हाँ, नहीं खाली है तो बोलेगा नहीं, बस इसका काम ये होता है। मतलब इसके पास कुछ होता नहीं है, ये तुम्हें बस लिंक करने की कोशिश करेगा किन से, अथॉरिटेटिव से, एक्चुअल डेटाबेस के साथ। तो ये समझ गए हो। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ी डिटेल में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें इन्यूमरेशन के बारे में बताया, एग्जाम्पल में वो लिख सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर ये डेफिनेशन लिख देना और ये डायग्राम बना देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स जैसे होती हैं, ए के लिए क्या होता है कि डोमेन को IP वर्जन 4 के अंदर कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से रिकॉर्ड्स जब दिए जाएंगे तो डोमेन को IP वर्जन 6 कंसिडर किया जाएगा। MX जो होते हैं उनको मेल सर्वर, यानी कुछ ऐसे नाम्स दिए, नाम्स नहीं, नेम,
ये जब बोले जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन को हम लोग IP वर्जन 4 के कंसिडर करेंगे, और 1 2 3 4 जब होगा तो इस डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, IP वर्जन 6 का कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 नेटवर्क लेयर के अंदर पढ़ना है तुम्हें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरीके के होते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ये वाला होता है 32 बिट का और ये वाला होता है 128 बिट्स का, ठीक है। 8 8 8 8 ऐसे होता है। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 255 हो जाएगा। कैसे, तुम समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया ना, 3 3 6 8 है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम तुम 1 भर सकते हो, हम लोग बाइनरी के अंदर भरते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये होता है कितना, 255 के बराबर होता है, यानी मैक्सिमम जो जा सकता है वो 255.255.255.255 यहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। कहने का मतलब क्या होता है कि तुम IP वर्जन 4 यूज कर सकते हो, IP वर्जन 6 इसको डिनोट करने के लिए ए, इसको डिनोट करने के लिए 1 2 इक्को दुक्की 4 जी वह गया कुड़े 4 तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 4A को तुम यूज कर सकते हो इसके अंदर, ये हो गया तुम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम देखो, अब तुम रूम पे बैठे हो अपने, ठीक है, तुम अपने रूम पर बैठे हो, यहाँ पर लगा है एक राउटर, जैसे मान लेते हैं ये हो गया राउटर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तुम अपने रूम पर बैठे हुए हो, तुम क्या कर रहे हो, टेबल पर अपने बैठे हो, मान लेते हैं ये एक टेबल है, ठीक है, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, मान लेते हैं। और तुम क्या कर रहे हो, एक चेयर पे बैठे हुए हो और तुम कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं www.google.com। मैंने बताया ना कि तुम्हें लास्ट में ये लगाना पड़ेगा। ये क्या है, पार्सली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और ये क्या है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, उतना नहीं है सिलेबस के अंदर। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यूजर क्या एंटर करेगा, www.google.com। ये एंटर करने के बाद क्या होगा, ब्राउजर जो होगा वो DNS रिजॉल्वर को आस्क करेगा, ठीक है। उससे पहले ये क्या हो जाएगा, पार्सली क्वालिफाइड डोमेन नेम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउजर फिर DNS रिजॉल्वर को आस्क करेगा। रिजॉल्वर क्या होगा, अगर उसके पास google.com के कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस होगा तो वो डायरेक्टली दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो DNS सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और DNS सर्वर जो होंगे वो क्या करेंगे, IP एड्रेस को रिटर्न कर देंगे। भाई सर्वर हैं तो उनके पास तो कंटेन होगा ना, जब सर IP एड्रेस रिटर्न हो जाएगा तो फिर बेसिकली क्या हो जाएगा, ब्राउजर कनेक्ट कर लेगा उस सर्वर से, किसके, गूगल के सर्वर से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, तुम शायद समझ नहीं सकते हो अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर तुम बैठे हो, ठीक है, तुम बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तुमने क्या किया, जैसे मान लेते हैं तुमने सर्च किया www.google.com, तो ये पार्सली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये क्या होगा, ये जाएगा DNS रिजॉल्वर के पास, ठीक है। DNS रिजॉल्वर देखता है कि क्या मेरे पास इसके लिए IP एड्रेस है, वो बोलता है ना जी ना, नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये भेज देगा DNS सर्वर के पास एक्सेस। ये जानते हो समरी है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें भी आ सकती हैं, नॉन अथॉरिटेटिव भी आता है, अथॉरिटेटिव भी बीच में आता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर। ये तो अथॉरिटेटिव होगा क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगा, IP स्टोर्ड होगा, ठीक है। इसके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्या करेगा, IP एड्रेस गूगल के .com कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर होगा, ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा यहाँ से IP एड्रेस, ठीक है। तो जब रिटर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास गूगल का एक्चुअल सर्वर है, गूगल का एक्चुअल सर्वर है जिसमें कि अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें क्या है, google.com जैसे है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये इसके कंप्यूटर का जो ओवरऑल कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कनेक्शन तार के थ्रू नहीं, मतलब कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसके थ्रू इसके लिए इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, वहीं इसके अंदर आता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से, तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा गया है PYQ के बेसिस पर, तो ये समझ गया। अब क्या होता है, देखो HTTP क्या होता है, तुमने 3 क्लास में पढ़ा होगा। 3 क्लास की बातें याद है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जिनको तुम क्लिक कर सकते हो, ऐसे नहीं देखते हो जो कि ब्लू ब्लू ग्लो करते रहते हैं। जैसे तुमने सर्च करते हो HTTPS करके कुछ ऐसे सर्च करते हो, ग्लो कर रहे होते हैं। तो देखो इसके बारे में हमें क्या सर समझना है, सबसे पहले देखो जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है वो HTTP का यूज करती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस्ड होता है, स्टेटलेस होता है, स्टेटलेस और स्टेट मतलब स्टेटलेस होता है। ये स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि स्टेट्स जो होती हैं उनके स्टेट्स को याद नहीं करता, ये बस तुम्हें याद करना पड़ेगा। HTTP जो होता है एप्लीकेशन लेयर बेस्ड होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस्ड होता है, ये मैं बताऊंगा, और स्टेटलेस होता है ये, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, ठीक है। ब्राउजर और वेब सर्वर HTTP के मेथड्स क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये तुम याद कर सकते हो। ये 4 होते हैं, इनको ये पूछा नहीं जा सकता है शायद, लेकिन तुम ये याद कर सकते हो। इसके बारे में तुमने पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा कि गेट, पोस्ट, पुट
और अपडेट, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट और अप डिलीट, सॉरी, पुट बेसिकली अपडेट के लिए यूज किया जाता है। तो तुम इतना समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है ना कि मैं तुम्हें इतने डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा वो हो जाएंगी। तो बेसिकली ऐसा याद रखो कि जो www होता है वो HTTP का यूज करता है। मैं समरी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूज करता है, ये क्या होता है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बेस्ड होता है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है, ये पहली चीज़। ये दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ क्या होता है, ये स्टेटलेस होता है, ठीक है। मतलब स्टेट्स को ये याद नहीं रखता है, ठीक है। एक चीज़ रिक्वेस्ट किया उसने कोई भी रिस्पॉन्स के लिए, मैं बता देता हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट उसने असाइन किया, अगर उसके कारण मान लो HTTP का जो सर्वर है उसके पास ऐसे समझो कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ गई, तो वापस से वो शायद उसके स्टेट को याद ना रख पाए, फिर से वापस उसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये 4 HTTP के मेथड्स हैं, ये याद कर सकते हो। गेट जो होता है वो रिट्रीव डेटा करने के लिए यूज किया जाता है, पोस्ट जो होता है वो सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, पुट जो होता है वो अपडेट करने के लिए, और डिलीट के थ्रू हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो जो प्रोटोकॉल्स पुरानी थी वो तुम देखते होगे ना, जब बहुत पुराने तुमने यूज किए होंगे तो उसमें ऐसे लिखे आता था HTTP ऐसे करके, www.google.com। तो HTTP का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। क्या समझ में आया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड होता है पहली चीज़। दूसरे नंबर पर क्या समझ में आएगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। और एक चीज़ क्या समझ में आएगा, स्टेटलेस होता है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और ये एडवांस्ड वर्जन नहीं है, एडवांस वर्जन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। फिर इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट हम लोग यूज करते हैं। इसके मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं HTTP के अंदर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ये वीडियो देखने के बाद तक ही, ठीक है। तो HTTP क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है, इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं होता है, और पोर्ट 80 यूज किया जाता है। पोर्ट याद कर लेना, पोर्ट नंबर 80, ठीक है। फिर आ जाता है HTTPS, इसका डायग्राम बनाया गया है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, ठीक है, सिक्योर्ड होता है। और इंक्रिप्शन इसके अंदर यूज किया जाता है, पोर्ट नंबर 443, ठीक है। जैसे URL पर बात करें, HTTPS हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर पाथ बेसिकली सर्च करने के लिए, कहने का मतलब क्या होता है कि जो मॉडर्न जब हम लोग सर्चिंग करते हैं, गूगल हम लोग लिखते हैं, तो वो ऐसे लिख के आएगा तुम्हें, HTTPS ऐसे करके ऐसे, और फिर google.com। यानी कि ये जो HTTP है उसका एडवांस्ड वर्जन यूज किया जा रहा है। एडवांस्ड वर्जन क्या है, ये HTTPS जो है वो क्या है, सिक्योर्ड है, इंक्रिप्शन बेस्ड है। मतलब डेटा बीच में कोई अगर आता है तो शायद क्या मतलब देख ही नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, यहीं वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, समझ में आ रही है। तो HTTP और HTTPS के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, आशा करता हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड होता है और स्टेटलेस होता है, यानी कि स्टेट को याद नहीं रखता है। ऊपर चीज़ें जो लिखी हैं वो तुम्हारे काम की हैं। देखो, तो ये हमने समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बहुत अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। देखो, अगर अलग अलग आर्किटेक्चर में मैं जाऊँ ना डीप में, तो इसके बहुत अलग अलग आर्किटेक्चर हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि दोनों के दोनों डिवाइसेज जो हैं वो सेम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। दूसरा हो सकता है कि एक कंप्यूटर से मतलब अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हो। एक ये हो सकता है कि दूसरे दूसरे लैन और मैन के अंदर मतलब कनेक्टेड हो। पर इतना एक्चुअली में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ ओवरऑल इसका एक्चुअल बेसिस क्या है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसकी वजह से जो ओवरऑल इसका पर्पज है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे सेंडर लैपटॉप यहाँ पर हो गया, जो ईमेल भेजना चाहता है वो क्या करेगा, तुम्हें ऐसे तो होता होगा ना, होता होगा टू, फ्रॉम, CC और BCC लिख के आता होगा। तो ये सब जो होते हैं चीज़ें, तो ये टू फ्रॉम क्या हो गया, ये सेंडर हो गया, और ये क्या हो गया, रिसीवर, यानी कि रिसीवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो SMTP जो होता है ना, याद रखना, ये पुश प्रोटोकॉल होता है, यानी इसको क्या करेगा, ये सेंडर की सर्वर पर पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ओवरऑल इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये जो मेल है वो इंटरनेट के ऊपर चली जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, ये रिसीवर के जो सर्वर होगी उसके अंदर ये जाके लाइन में लग जाती है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और फिर आते हैं POP3 और IMAP, ये दोनों पुल प्रोटोकॉल हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। SMTP क्या होता है, देखो, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये पुश प्रोटोकॉल मैंने बताया, ये पुश कर रहा है ना मैसेज को, ये जो सेंडर है उससे सेंडर की सर्वर पर ले जा रहा है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, ये सेंडर की सर्वर पर ले जा रहा है। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है और TCP का यूज करता है, पोर्ट नंबर 25। POP3 और IMAP क्या होता है, POP3 जो होता है वो ईमेल को डाउनलोड करता है, ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है और सिंपल होता है। यही यही यूज किया जाता है, तुम देखोगे ना जीमेल के अंदर तो POP3 ही मॉडल यूज किया जाता है। IMAP भी यूज किया जा सकता है, ये ईमेल को सिंक्रोनाइज करता है, कंटिन्यूअसली ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है और एडवांस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के देखो, मैं तुमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी देसी भाषा में। सबसे पहले क्या होगा कि तुम एक सेंडर हो तो तुम क्या करोगे, ईमेल लिखोगे, ईमेल लिखना तुम्हारा काम। अब जो SMTP है वो क्या करेगा, ऐसे समझो कि इसको खींच के सेंडर की सर्वर पे इसको प्लेस करेगा। समझ में आ रही है बात। अब फिर क्या होगा, ये तुम्हारे लिए इंटरनेट से कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो है, ये देखो यहाँ पर बताया है, रिसीवर की सर्वर की तरफ चला जाएगा, ये रहा। अब देखो, रिसीवर की सर्वर की तरफ चला गया, ये हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं एक अच्छा फैंसी सा डायग्राम, ऐसे कुछ। ये हो गया रिसीवर,
सर्वर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमने पुश किया था, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पुल, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं आईमैप प्रोटोकॉल यूज करते हैं या कि POP3 वर्जन यूज करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, रिसीवर की जो कंप्यूटर है, रिसीवर कंप्यूटर, ये रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो ये है ईमेल का तरीका। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ईमेल जो है वो भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, उसके आर्किटेक्चर को तुम एक्सप्लेन कर देना, SMTP को एक्सप्लेन कर दोगे, POP3 वर्सेज आईमैप को एक्सप्लेन कर सकते हो। आईमैप जो है वो ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, जबकि POP3 जो होता है वो ऑफलाइन काम करता है, सिंपल होता है ये, ठीक है। किस पेज नंबर पर हम लोग पहुंचे, पेज नंबर 7 पर, ठीक है। अब हम लोग FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को समझ लेते हैं। देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है ना, वो दो कनेक्शंस को स्टैब्लिश करती है, 20 और 21, ठीक है। 20 जो होती है वो कनेक्शन कंट्रोल और डेटा कंट्रोल, ये दो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। इसके थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि क्या आप रेडी हैं, क्या आप इस्टेब्लिश करने के लिए हैं, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, डेटा भेजा जाएगा। डेटा जो होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या कि इमेज हो सकता है या कि अलग अलग फाइल्स फॉर्मेट हो सकती हैं, वो सब इसके अंदर अलाउड होती हैं, ठीक है। तो मैं क्विकली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, FTP जो होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये दो कनेक्शन ओरिएंटेड, सबसे पहले कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन, और ये होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के बीच में। रिलायबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि अपलोडिंग डाउनलोडिंग यूजिंग TCP का ये यूज करता है, ठीक है। अब FTP वर्सेज HTTP तुम लिख पाओगे ना यार, मैंने तो बता दिया तुम्हें कि ये क्या होता है। FTP जो होता है वो रिलायबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, साथ के साथ ये बेसिकली अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये TCP का यूज करता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ये है, ठीक है। और दो कनेक्शन है इसके अंदर, सबसे पहला कनेक्शन क्या होता है, डेटा कनेक्शन, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है। अब क्या हो गया, FTP और HTTP के बीच में डिफरेंस पूछता है। तो FTP जो होता है ना वो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जबकि HTTP जो होता है वो वेब पेजेज के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर दो कनेक्शन, इसके अंदर एक सिंगल कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है, ये स्टेटफुल होता है। और इसके बारे में पढ़ा था, स्टेटलेस जो होता है इसके अंदर और भी पढ़ा था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड होता है। साथ के साथ और क्या पढ़ा था बताओ, स्टेटलेस तो पढ़ा ही था, और क्या पढ़ा था, एक चीज और पढ़ा था, याद आ रही है, देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। मेन चीज़ जो था इसके अंदर वो ये पढ़ा था कि इसके अंदर हम लोग गेट पोस्ट पुट वो ये सब वगैरह यूज करते हैं। तो बात समझ में आ रही है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑलवेज स्पेसिफाई पोर्ट, ये हम लोग डेटा के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल को देखो, तुमको इसको मैं कैसे याद कराता हूँ, मैंने यहाँ पर गलत बताया था, ये नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। 20 के लिए हम लोग डेटा यूज करते हैं और 21 के लिए, इसको मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब ऐसे लोगों की शादी होती है ना, ठीक है, ऐसे जब लोगों की शादी होती है तो बोला नहीं जाता है ऐसे कि अब इनका इनके ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो कंट्रोल कब होता है, जब ये 20 हों और ये क्या हो, 21 हों। अब ऐसे याद कर पाओगे, कंट्रोल के लिए जो पोर्ट होता है वो 21 होता है और डेटा के लिए जो होता है वो 20। तुम कंट्रोल का याद कर लो, डेटा का तुम्हें याद हो जाएगा, 20 21 को याद रखो। तो इनका इनके ऊपर कंट्रोल है, तो कंट्रोल के लिए ये याद रखो। ऐसे ही मेरे सर ने बताया था, शादी वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास है टेलनेट, और जो कि टेलनेट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं काफ़ी। टेलनेट जो होता है वो रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। देखो, सबसे पहले जो भी प्रोटोकॉल्स हैं इनके अंदर तुम्हें लिखना होगा कि इट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। उसके बाद तुमको डिफाइन करना होगा कि रिमोट लॉगिन जो होता है उसके लिए हम लोग टेलनेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये तुम्हें रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट ऑफ सर्वर TCP का यूज करके प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये टेक्स्ट बेस्ड होता है और नो इंक्रिप्शन। और नो इंक्रिप्शन वाला हमने कौन पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, याद आ रहा है, HTTP पढ़ा था। जबकि HTTP जो S होता है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रिप्शन मिलता है, इसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं मिलता है। रिप्लेस्ड बाई SSH सिक्योर सेल के द्वारा रिप्लेस किया गया। मतलब टेलनेट को सिंपल एक्सप्लेन करूँ तो ये रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। फिर ये क्या करता है, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट ऑफ सर्वर वाया TCP करता है ये, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड होता है और एन्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। इसको सिक्योर सेल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। फिर आ जाता है SNMP। SNMP क्या होता है, सिक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, सॉरी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है, देखो इसको सिंपल, मेन इसका काम जानते हो क्या होता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये जो होता है ना, ये इसका मेन पर्पज होता है कि डिवाइसेस जो है ना उनके अंदर जो फॉल्ट होता है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है, ठीक है। जैसे तुम समझो कि मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। एजेंट जो होता है वो डिवाइसेस पर रन कर रहा होता है। और हमारे पास ये MIB जो होता है वो क्या होता है, डेटाबेस होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सिक्योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का जो मेन काम होता है ना, वो ये एक्सप्लेन करना होता है कि जो क्लाइंट है उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, वो अगर हम डेटा इसके लिए भेजेंगे तो क्या वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर डेटा को लेने के लिए, मतलब उसको उसके ऊपर वर्क करने के लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर फॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। ये इसका मेन पर्पज होता है एक्सप्लेन करने का, ठीक है।
हम लोग इस पे चलते हैं, जो कि है एफिशिएंसी एंड ट्रांसपोर्ट कंप्रेशन एंड प्रोटोकॉल से भी पूछा जाता है। तुमने देखा होगा कि फाइल्स जो होती हैं वो जिप के अंदर होती हैं और जेपीईजी के अंदर होती हैं, जेपीईजी या फिर जेपीईजी होती हैं और पीएनजी भी होती है। देखो सबसे बेटर ये है, उसके बाद ये भी बेटर है। ये वाले फॉर्मेट्स बुरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, थोड़ा इसके अंदर क्वालिटी जो होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि लॉसी डेटा जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, जबकि ये होता है लॉसलेस, कोई भी डेटा इसके अंदर लॉस नहीं किया जाता है। देखो टीसीपी वर्सेस यूडीपी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ठीक है, इसके अंदर मतलब कनेक्शन होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद ही हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर जो भी चीज़ हमें ट्रांसफर करनी है। ये जो रिलायबल होता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इसके अंदर होती है, फिर ये थोड़ा स्लोअर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूज्ड फॉर एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी के लिए यूज करता है, ये हमने समझा है, ठीक है। स्लोअर का मतलब समझते हो तुम, जब वीपीएन वगैरह यूज करोगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, यूडीपी यूज करते हैं। यूडीपी जो होता है ना, ये केयर ही नहीं करता है कि तुम्हारे पास मैसेज की साइज क्या है, बस ये सिंपल इसका काम होता है कि भाई कैसे भी फास्ट, बस कैसे भी मैसेज को भेज दो यार, जो होगा देखा जाएगा, मतलब बहुत जल्दी तरीके से काम खत्म। कनेक्शन लेस होता है ये यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, अनरिलायबल होता है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट इसके अंदर नहीं होता है। ये फास्ट होता है, डीएनएस और स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रीमिंग के लिए क्यों, जितना डेटा है भाई उसको आगे भेजो ना, काम कोई उसकी चिंता ही मत करो कि कितना हमारे पास के एक पैकेट बनने के बराबर डेटा है कि नहीं है, इसका कोई भी केयर हमें करना नहीं होता है। अब लोग क्रिप्टोग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। जैसे तुम समझो कि तुम्हारे पास प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो ये जो साइफर लॉक्स होते हैं, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से लॉक, तो ये क्या कर देंगे, तुम्हारे टेक्स्ट को इस तरीके से कुछ कन्वर्ट कर देंगे। मैं तुम्हें किसका एक रियल और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल जानते हो क्या है तुम, जैसे बोलते हैं लोग कि इनक्रिप्शन जो होता है उसके अंदर जानते हो क्या होता है। इनक्रिप्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप का लोगो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, वो व्हाट्सएप के थ्रू अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो होता क्या है कि यहाँ से अगर उसने हाई लिखा ना तो एक्चुअली में इनक्रिप्शन की वजह से क्या होगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, #1 2 3 कुछ ऐसे बन जाएगा। जिसके लिए होगा क्या कि अगर किसी ने बीच में प्रोब किया, प्रोब का मतलब जानते हो, बीच में अगर किसी ने देख लिया, पता करने की कोशिश किया तो उसे पता नहीं चलेगा, उसे ये मिलेगा। और यहाँ पर फिर जब जाता है तो डिक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होने की वजह से वो क्या कर पाता है, HII देख पाता है, ये होता है इसका रियल लाइफ एग्जांपल। तो यही क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसी चीज़ का यूज किया जाता है। जो 4 गोल्स इसके होते हैं सिक्योरिटी का, वो क्या होते हैं देखो। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि ऑथराइज, जिसको ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया गया है वही इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएगा इस प्लेन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को। इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा को हम लोग ऑल्टर नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। फिर आता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं और जो वेरीफाइड आइडेंटिटी के लोग होते हैं उन्हीं को डेटा को रीड, राइट या फिर चेंज करने का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। नॉन रेप्यूडिएशन, रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई भी इसको बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, कि मतलब इतना बड़ा डेटा आया है तो उसको इतना नहीं छोटा नहीं कर सकता है, और इसको सेंड करने का उसको एक्सेस प्रोवाइड हम लोग किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। तो वहीं लिखा गया है कि कैन नॉट डिनाई सेंडिंग, ये पूरा आया तो पूरे का पूरा को भेजना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। सिमेट्रिक की क्या होता है, सिमेट्रिक की जो होता है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले, थोड़ा सुनो। इसके अंदर क्या होता है ना, देखो ये लिखा गया है कि एक शेयर्ड की फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, यानी कि हम लोग अगर लॉक करते हैं या की अनलॉक करते हैं उसके लिए हमारे पास एक शेयर्ड की होती है, ठीक है। शेयर्ड की मतलब क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक शेयर्ड की का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को एक पर्टिकुलर शेयर्ड कॉमन की का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के पास कॉमन की का एक्सेस होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा फास्ट होगा। ऐसे समझो ना, तुमने क्या किया कि वाईफाई का हॉटस्पॉट चालू किया और दूसरा है तुम्हारा कोई, तो जिसको पता है भाई वो तो इसे कनेक्ट कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो इसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो तुमको इन दोनों का पता है, ऐसे समझो कि पासवर्ड जो है वो शेयर्ड है, ठीक है। तो तुम दोनों तो कम्युनिकेट कर पाओगे बट ये तीसरा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल है AES, ये एग्जाम में आया तुम लिख सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, शेयर्ड की यूज करते हैं, ये फास्ट होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, की शेयरिंग, इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, की तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि शेयर करने के दौरान तुम्हारी जो की है वो गलत हाथों में लग जाए, ये इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। जबकि असिमेट्रिक जो होता है, असिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग चीज़ें, ये कैसे है तो एक ऐसे है, ऐसे इसके अंदर है। इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट की यूज करते हैं, ठीक है, पब्लिक टू लॉक और प्राइवेट टू अनलॉक, ठीक है, हाईली सिक्योर, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है ना वो हम देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, एक ये क्वेश्चन है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। कहाँ क्वेश्चन, ये जो कैरेक्टर F है उसको हम लोग कैसे भेजेंगे, आज की कैरेक्टर जो F है
उसको हम लोग आरएसए एल्गोरिदम का यूज करके कैसे भेजेंगे। आरएसए एल्गोरिदम जानते हो क्या होता है? इसका मेन पर्पज ऐसे तुम समझो कि अब एक क्रिप्टोग्राफी के अंदर आ रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक साइड से जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्शन करे और डिक्रिप्शन इस तरीके से करे, कुछ फिक्स्ड मेथड का यूज करके करे कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो इन्हीं दोनों के पास हो। बाकी अगर बीच में कोई प्रूव करने की कोशिश करता है तो उसको कुछ समझ ना आए। इसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, फिक्स्ड टेक्निक, उसी को हम लोग यहाँ पर उसको बोलते हैं आरएसए एल्गोरिदम। आरएसए एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे तुम्हें कैरेक्टर एफ लेना है। अब कैरेक्टर एफ के लिए क्या होता है, कैरेक्टर एफ के लिए तुम्हारे पास जो आस्की की होती है, तुम्हें पता होगा 65 से इस कैपिटल होते हो, 66 से बी सी डी ई और एफ, ये हो गया 67, ये हो गया 68, ये हो गया 69 और ये हो गया 70। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तुम क्या चूज करोगे कि तुम्हें इसका पहले तो 70 लिख लेना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा कि तुम्हें प्राइम नंबर चूज कर लेने हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर तुम चूज कर सकते हो, दो प्राइम नंबर तुम चूज कर सकते हो। उम, 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 चलो इसको हम समझ लेते हैं, मैंने इसको किया है, वेट नहीं करते हैं। दो प्राइम नंबर तुम चूज कर लो, जैसे कि मान लेते हैं 3 और 11 तुमने चूज कर लिया। देखो इसके अंदर फायदा एक चीज़ होता है क्या है ना, तुम्हें बड़ा अगर प्राइम नंबर चूज करते हो, जैसे 11 और 17 चूज करते हो, तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 3 और 11 चूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 और 11 हमने चूज कर लिया, ये मैंने पहले से करके देखा है। उसके बाद तुम्हारा स्टेप ये हो गया, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर चूज करने पड़ेंगे पी और क्यू। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन जो होता है वो पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू होता है। तो हमने 3 और 11 चूज कर रखा है ना, तो 3 इंटू 11 करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 आ जाएगी। ठीक है, फिर तुम्हें टोसेंट एलर टोसेंट फंक्शन, बेसिकली इसको ऑयलर टोसेंट फंक्शन बोलते हैं, इसका यूज करके तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। फाई एन क्या हो जाएगा, जो तुमने पी चूज किया है ना उसको एक सब्ट्रैक्ट करो, जो क्यू चूज किया है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 10 यानी कि 20 तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हें पब्लिक की बनानी है, जहाँ पर पब्लिक की जो होता है उसका पब्लिक की ई कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा ना कि जो ये दो तरीके पढ़े हैं यहाँ पर, देखो सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक की के अंदर हम लोग आरएसए एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जिसका मेन पर्पज क्या होता है कि इसके अंदर हायर सिक्योरिटी हमें मिलती है। ठीक है, चलो भाई, कम से कम भी कनेक्ट तो हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप हमारे लिए था चूज। सबसे पहले हमने कैपिटल एफ के लिए देखा, उसकी जो आज की वैल्यू है वो 70 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, पी मान लेते हैं 3 हमने चूज किया, प्राइम नंबर चूज करने होते हैं, क्यू हमने 11 चूज कर लिया। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना, जो कि पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू होता है, जो कि क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 यानी कि 33 हो जाएगा। ये हम लोग पब्लिक की और जो प्राइवेट की है, जो कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, उसके क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। फाई एन जो होता है वो क्या होता है, देखो ये तुमने कैलकुलेट किया, इसको ऐसे लिख लो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो 11 माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 11 12 कह रहा था, ये हो जाएगा 20। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब देखो क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें पब्लिक की और प्राइवेट की बनानी है, क्योंकि हम लोग उन्हीं का यूज करके तो हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो देखो पब्लिक की प्रोवाइड करने का तरीका क्या है कि तो जीसीडी ऑफ ई और फाई एन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जीसीडी का मतलब क्या होता है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी एफ ऑफ ई कॉमा फाई एन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यही है ना फॉर्मूला, यही है ई कॉमा फाई एन। अब देखो तुम्हारे पास फाई एन की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एच सी एफ ऑफ ई कॉमा 20 जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ई की वैल्यू तुम कोई प्राइम नंबर मान लो, जैसे कि 3 तुम इस केस में ले सकते हो, या कि ई की वैल्यू तुम 7 भी ले सकते हो, या कि ई की वैल्यू तुम 11 13 कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हाईली
फ्लेक्सिबल है। 5वें नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले पब्लिक की कैलकुलेट किया, अब हम लोग प्राइवेट की कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट की जिसको कि हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली डी ही लिखा है मैंने यहाँ पर, डी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, देखो डी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डी इंटू ई मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1। ये मैं स्टेप वाइज बताते जा रहा हूँ, डी इंटू ई और मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3, मॉड का सिंबल ये, फाई एन आया था 20, इसको हम लोग लिख लेंगे 1 आना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो डी हमने 3 लिखा था, तो सिंपल तुम क्या नंबर ऐसा चूज कर सकते हो जिसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। देखो डी की वैल्यू अगर तुम 7 रखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, मॉड 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 20 से 21 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, वहीं 1 यहाँ पर आ रहा है। अब सबसे पहले देखो मैं तुमको एक बार और समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पी और क्यू चूज किया, दूसरा फिर हमने एन कैलकुलेट किया, तीसरा हमने फाई एन कैलकुलेट किया, फिर चौथे स्टेप में हमने डी कैलकुलेट किया, गलत, ई कैलकुलेट किया जिसको हम लोग पब्लिक की बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेट किया डी, जो कि हमारे पास होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा इतना काम हो गया। ये किसके लिए हमने यूज किया, असिमेट्रिक टेक्निक के अंदर ये कैलकुलेट कर लिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि तुम्हें इस फिक्स पैटर्न को फॉलो करना है। उसके बाद तुम्हें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्या करना है, एम जो होगा ना वो तुमने अगर क्या करना है 70 ले लेना है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम ले सकते हो, जो कि तुम्हारा क्या आ जाएगा आज की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। अगर ये तुम लोगे तो 65 ले लोगे, बी लोगे तो 66 ले सकते हो, बी लोगे तो 66 ले सकते हो, सी लोगे तो 67, इस तरीके से तुम ले सकते हो, ठीक है। अब m टू द पावर ई मॉड एन, सी और m तुम कैलकुलेट कर सकते हो। सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 70 टू द पावर, हम लोग e की वैल्यू क्या आई थी भाई, e की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है, 70 टू द पावर 3 और मॉड हम लोग क्या करेंगे 70 टू द पावर ई, मॉड ई की वैल्यू हमारे को कितना आया था, एन की वैल्यू सॉरी 33 आया था, ठीक है। इसके लिए तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से तुम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी डिक्रिप्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, इनक्रिप्शन के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे। कहने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या होता है, इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखो तुमने कि इस एफ भेजना है तो तुम क्या करोगे, जो तुम इनक्रिप्शन के केस में क्या करोगे, ये जो मेथड तुम लगा रहे हो ना, इसको यार ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें एक वैल्यू आएगी इनक्रिप्शन के दौरान, वही वैल्यू सेंड की जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेंड की जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेंड की जाएगी। ये समझ में आ गया। अब देखो ये हमने इनक्रिप्शन के लिए सेंड कर लिया, डी जो होता है वो डिक्रिप्शन के लिए होता है, सॉरी एम जो होता है वो डिक्रिप्शन के लिए होता है, और एम की वैल्यू जो होती है वो होती है सी टू द पावर ई होती है ना, सी टू द पावर ई मॉड एन होती है, सी टू द पावर डी मॉड एन, ठीक है, सी टू द पावर डी और मॉड एन। तो एम की जो वैल्यू हो जाएगी, सी तुम्हारे पास कितना आया है तुम इसे कैलकुलेट कर लेना, ये जो वैल्यू आएगी इसको तुम यहाँ पर रख लोगे, और डी की वैल्यू तुम्हें पता है और मॉड एन करके निकाल लेना। तो देखो तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे रॉकेट चली और उड़ गई, कुछ पता ही नहीं चला कि रॉकेट के अंदर क्या करना था क्या नहीं करना था, ऐसे समझ सकते हो। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ आसान भाषा में। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, जब तुम्हारे को आरएसए एल्गोरिदम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें बोलेगा कि जैसे एफ कर भेजना है या कि ए तुम्हें भेजना है, तो तुम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के अंदर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जब तुम यूज करोगे तो उसको तुम कैसे भेजोगे। तो तुम्हारा स्टेप 1 यानी कि पहला चरण का पहला स्टेप जो होगा वो होगा, तुम्हें क्या करना होगा, 2 प्राइम नंबर चूज करने होंगे। यहाँ पर तुम याद रखो प्राइम नंबर, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी याद कर लो, तीसरी बार बता रहा हूँ ये। स्टेप दूसरे में क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, एन की वैल्यू क्या होती है, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू कैलकुलेट करना होगा। स्टेप थर्ड के अंदर तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, ऑयलर टोसेंट फंक्शन। अब ये नाम से मत डरना, ये होता है फाई एन इज इक्वल टू p-1 इंटू q-1, ये फॉर्मूला हो गया। स्टेप 4 पर हम लोग चलते हैं। स्टेप 4 जो होता है इसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ई जो कि अपनी होती है पब्लिक की, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है GCD ऑफ ई, और यहाँ से जो फाई एन तुमने कैलकुलेट किया है वो होना चाहिए 1, ठीक है। और फिर स्टेप 5, एक मिनट, स्टेप 5 के अंदर तुम कैलकुलेट करते हो, स्टेप 5 के अंदर अपन को कैलकुलेट करना है डी, जो कि हो जाती है प्राइवेट की। अभी सही चलने लगा ये बैटरी की वजह से। इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, डी इंटू ई मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1 होता है, शायद यही होता है, मैं
डी इंटू ई मॉडिफाई एन इज इक्वल टू, सही है भाई, सही है, सही है, सही है, 1, ठीक है। अब तुमने क्या कर लिया, तुम ये सब स्टेप्स क्यों कर रहे हो भी मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें इतनी बार ये बता दूंगा कि तुम्हें याद हो जाएगा भाई, ठीक है, ये कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 जो है वो तुम्हें डी और सी कैलकुलेट करना है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही कैलकुलेट करना है। डिक्रिप्शन के लिए एक यूज करना है, एक इंक्रिप्शन के लिए यूज करना है। डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन की वैल्यूज को तुम्हें इस फार्मूले से यू कैलकुलेट कर लेना है, ये तुम्हारा मेन पर्पज है। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक लास्ट बार अच्छे तरीके से। देखो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होगा, क्रिप्टोग्राफी का मतलब तुम्हारे पास कोई पहले से अच्छे तरीके से टेक्स्ट लिखा गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि हेलो जी की हाल, हेलो जी की हाल लिखा है, तो तुम डायरेक्ट इसको भेजोगे ना, तो मान लो बीच में किसी की निगाहें पड़ी, किसी की निगाहें पड़ गई, उसने देखा कि हेलो जी की हाल, इधर से इन्होंने किसको लिखा, ठीक है, किसको लिखा, ठीक है, मान लो किसको लिखा, ये देख लिए, तो इन्हें दिखाई दे दिया कि हेलो जी की हाल लिखा हुआ है भाई, ये तो पता चल गया इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ भाई, ये मैसेज भेजा गया था यहाँ से चल के इनकी तरफ देखने के लिए, इनकी कंप्यूटर पर देखने के लिए कि हेलो जी की हाल, लेकिन ये बीच में दूसरे का हाल पूछ बैठे हैं, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा सिमेट्रिक और दूसरा पढ़ा असिमेट्रिक, ठीक है। असिमेट्रिक के अंदर हमने क्या समझा, असिमेट्रिक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आई, पब्लिक की आई और साथ के साथ आई प्राइवेट की आई ना, तो प्राइवेट की आई। अब ये जो प्राइवेट की है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं RSA एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने पे क्या पढ़ा, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े। अब ये स्टेप्स क्यों पढ़ रहे हैं जान रहे हो, क्योंकि देखो तुम डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना, एम इसके लिए लिखते हैं वो तुम यूज कर सकते हो, उससे कोई ज़्यादा नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हो, यहाँ पर तुम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हो, इसके अंदर ई लिख रहे हो, एन लिख रहे हो, तो ये पता कैसे करोगे, उसी को पता करने के लिए तुम्हें स्टेप्स बताए गए कि सबसे पहले पी क्यू तो प्राइम नंबर अज्यूम करो, फिर एन बताओ, फिर फाई एन निकालो, फाई एन निकालने के बाद क्या करो, बताओ बताओ बताओ, ई निकालो, उसके बाद तुम निकालो डी। ये स्टेप्स होंगे, इसका यूज करके तुम इंक्रिप्शन के लिए क्या वैल्यू भेजोगे और डिक्रिप्शन के लिए क्या वैल्यू भेजोगे, यानी हेलो जी की हाल जो लिखा हुआ है इसको तुम क्या लिख दोगे, तुम लिख दोगे, क्या बोलूँ, जैसे तुम लिख दोगे ओला जी कोमो एस्तास, ये लिख दोगे। अब ये किसको समझ में आएगा, तुमको समझ में आ रहा है तो फिर बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये दूसरी भाषा में लिखी गई है। तो ये इसका पर्पज होता है क्रिप्टोग्राफी का, कि बीच में जो ये डायग्राम है ना, देखो यहाँ पर बीच में जो पर्पज है उसको क्या करना, पर्पज को सॉल्व करना, ताकि जो बीच में है उसी को ये साइफर लॉक जो होता है ये क्या करे, हमारे पर्पज को सॉल्व कर पाए। इस तरीके से कुछ टेक्स्ट अगर बीच में किसी को मिले तो वो इस तरीके से देखे, क्रिप्टोग्राफी का मेन पर्पज ये होता है, ठीक है। RSA एल्गोरिदम को मैंने इतने अच्छे से समझा दिया कि इसके क्वेश्चन आएगा तो तुम बना ही पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोर्ट है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। देखो HTTP के बारे में हमने समझा, सी यूज करते हैं, HTTP इसके लिए 443, FTP के अंदर देखो डेटा ट्रांसफर के लिए 20 और कंट्रोल के लिए 21 बताया था मैंने, कंट्रोल वाला याद है ना, कंट्रोल वाला कैसे याद है तुम समझ चुके होगे। फिर SMTP के लिए पोर्ट नंबर 25 और DNS के लिए पोर्ट नंबर 53, ये याद कर लोगे, लिख दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा, बढ़िया से खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट होती है कंप्लीट, PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी ठीक है, इतना काफ़ी है, वरना अभी लगता है कि मैं नहा लूँगा पसीने से, ठीक है। थैंक यू अलॉट।